Students, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बिहार इलेक्शन से। बिहार के जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, रिजल्ट को अनाउंस किया में पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है, ये अलायंस क्लियर मैंडेट है। क्लियर मैंडेट आप देखिए किस तरीके से रिसीव हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 80% वहाँ पे एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी द्वारा विक्ट्री है, उस विक्ट्री अचीव हुआ है तो विक्ट्री सेलिब्रेशन को भी ऑर्गेनाइज किया गया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब बेसिक क्वेश्चन रेज होता है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को क्यों एड्रेस किया गया, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट समय में जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग किया करते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे लीडिंग पार्टी के रूप से वर्क करती है इस एंटी अलायंस। अब देखिए कि उनके द्वारा सेलिब्रेशन में यही कहा गया, उनकी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रो पीपल अप्रोच है। प्रो पीपल अप्रोच के साथ में प्रो गवर्नेंस है है उसको वो कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से जो मैंडेट है वुमेन वोटर्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको भी यहाँ पे फोटो के थ्रू बताया। वुमेन को जो इंसेंटिवाइज करने के रिगार्डिंग में 10,000 का जो सपोर्ट है वो दिया गया। मतलब आप देखिए वोटिंग के अंदर में हमने ऑब्जर्व किया था कि वुमेन जो वोटर्स हैं उन्होंने लार्जर लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन है उसको करी। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रिपेयर करना, तो आपको जो पॉइंट्स हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए कि वुमेन जो वोटर्स हैं, वुमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में इंक्रीज हुआ है। पार्टिसिपेशन तो आप देखिए कि इंक्रीज हुआ, बट वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर में तो क्या वो वहाँ पे कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं पहले 78 हुआ करते थे लास्ट लोकसभा के अंदर, मेन जो पार्लियामेंट्स एमपीज हैं, अभी प्रेजेंट समय में जो नंबर है वो डिक्रीज होकर 74 है। कंटिन्यूस आपको ये जो सेम ट्रेंड है वही मिलेगा, किसी ईयर कुछ नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। लार्जर लेवल के ऊपर में वुमेन एमपीज हैं उनका आपको यहाँ पे इलेक्शन के अंदर विक्ट्री है वो नहीं देखने की। अगर आप बिहार से बिलोंग किया करते हो तो आप यहाँ पे जिन पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, एक पॉइंट आपको प्रिपेयर ये करना चाहिए कि वुमेन जो एमएलएज हैं वो यहाँ पे कितनी हैं जिनका यहाँ पे विक्ट्री है वो अचीव। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे मेंशन है वो की। तो आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेचर का वही रोल है जिस तरीके से सेंटर के अंदर में हम पार्लियामेंट के रोल में। तो सेंट्रल के अंदर में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर पार्लियामेंट का जो पोजीशन, सेम सिचुएशन आपको स्टेट लेजिस्लेचर का मिलेगा। बट क्या कंप्लीट उसी तरीके से पावर है वो मिला हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर को, उस तरीके से पावर नहीं है। जैसे कि स्टेट्स को आप देखिए कि जो टेरिटोरियल एरिया है उसका सोर्निटी है वो नहीं है, यहाँ पे स्टेट्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकते किसी एरिया को किसी अदर स्टेट के अंदर में अगर ऐड कर दिया जाए सेंट्रल को। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल जो 4 है, आर्टिकल 4 के थ्रू जो प्रोसेस बताया गया है स्टेट क्रिएशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोर पावरफुल है। और भी आप देखिए कि जो बिल्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में नहीं लाए जाते। आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक जो कि पार्ट 6 के अंदर में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना वहाँ पे कंपोजिशन रहेगा, जो ऑफिसर्स हैं उनका जो कौन ऑफिसर्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा, जो प्रोसीजर है जो प्रिविलेज है जो पावर्स हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो। क्या हमारे यहाँ पे जो सभी स्टेट्स के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली हुआ करती है क्या उसके अंदर में सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगा, तो आप देखिए यूनिफॉर्म है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज करती हैं। कुछ स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके से हैं कि वहाँ पे बाईकैमरल सिस्टम है। बाईकैमरल सिस्टम मीन्स क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब देखिए कुछ स्टेट्स में बाईकैमरल सिस्टम एग्जिस्ट किया करता है, जिसमें अभी हमने जो बिहार के बारे में रीड किया, बिहार के वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो एग्जिस्ट किया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अभी हमारे कंट्री के अंदर में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक प्रपोजल है
साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि यही एक प्रपोजल है कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो भी सेंटर के साथ में ही कंडक्ट है वो करवाए। अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में प्रॉपर मैंडेट नहीं रिसीव होता है तो उसके रिगार्डिंग में ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेज हैं वो करने होंगे, आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट। तो ये हमने रीड किया बिहार इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है वो रहेगा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं वो ओथ को कैरी आउट करें। ये ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। वो जो सीएम का जो अपॉइंटमेंट रहेगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये न्यूज़ आपको देखने की। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्लेन है एयरफोर्स का, एक एयरक्राफ्ट था ट्रेनिंग का, जिसके अंदर में आप देखिए कि जो क्रैश हुआ और क्रैश की वजह से जो पायलट हैं उनके द्वारा नैरो लेवल के ऊपर में एस्केप है वो कर लिया गया इस प्लेन से। एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर में वैसे तो मिग है वो नहीं है। मिग नाम से जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं वो भी ऑपरेट किया करते थे एयरफोर्स के अंदर में। काफ़ी बार उनका जो क्रैश का जो न्यूज़ है वो रहा करता था, जिनको कि काफ़ी बार फ्लाइंग जो कॉफिन के रूप से भी बताया करते थे कि फ्लाइंग वे के अंदर में है, कभी भी जो पायलट है उसका डेथ है वो हो सकता है, वो कभी भी क्रैश को कैरी आउट। 1962 का जब वॉर होता है तो उसके बाद में आप देखिए कि हमारे कंट्री के द्वारा जो मिग है उनको परचेज किया गया था। और ये जो न्यूज़ है वो मिग से रिलेटेड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मिग जो है उनको डीकमीशन कर दिया गया, डिसकंटिन्यूस है वो कर दिया गया रिसेंट जो मंथ है इसी दौरान में। क्योंकि 1962 के बाद में इंडिया ने परचेज किए थे, किस कंट्री से हमने परचेज किए थे इनको, इंडिया से इनको। दिल्ली के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो मेन अक्यूज्ड पर्सन थे इनके द्वारा वो बॉम्बिंग को कैरी आउट किया गया था, जो ब्लास्ट की, सॉरी बॉम्बिंग तो नहीं बोल सकते हैं हम, ब्लास्ट उसको कंसिडर करेंगे। अभी जब तक कि कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन है उसके थ्रू जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आती हैं, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके थ्रू वो ब्लास्ट है वो किया गया था, मूविंग जो कार है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उनके हाउस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय है वो कर दिया गया है, रेज कर दिया गया है अथॉरिटीज के द्वारा कश्मीर के अंदर में। और भी कुछ यहाँ पे जो पर्सन है उनके बारे में है जो श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट से रिलेटेड है। वहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड हैं वो हुए हैं, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको यहाँ पे नोटिफाई है वो किया, नोटिफाई कर दिया गया। जो 2023 के समय में इसको जो प्रिपेयर है वो कर लिया गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट के अंदर भी इसको पास है वो करवा दिया। तो डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग में इसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो एक तो आप देखिए कि आपका जो पर्सनल डाटा है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे रहेगा, कंपनीज को ऑब्जेक्ट ओब्लिगेशन को फॉलो करना होगा कि उनको पर्सनल डाटा है उसका किसी भी तरीके से आउटसाइड एरिया के अंदर मूवमेंट है वो ना हो, इंडियन जो सिटीजन हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक केस को ऑब्जर्व करता है जिसको कि हम के एस पुट्टास्वामी केस के नाम से जानते हैं। और आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 उसी के अंडर में राइट टू प्राइवेसी को भी एक मेन डोमेन के रूप से कंसिडर है वो किया। तो उसी आप देखिए कि राइट टू प्राइवेसी का जो लॉ है, जो यहाँ पे जो मैंडेट है उसी के अकॉर्डिंग ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो फ्रेम है वो किया। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न आप देखिए कि ये हैं कि जो हमारे ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शंस को रेज करते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन जिसके अभी रिसेंटली 20 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू जो पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेन कर ली जाती है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप देखिए कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो करेगा जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स है। के एस पुट्टास्वामी केस के मैंडेट के अकॉर्डिंग इसको लाया गया जिससे कि प्राइवेसी को इंश्योर किया जा सके। लो यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको रिक्वायर करेगा कि हमारा जो पर्सनल डाटा है, डिजिटल डाटा है, उसको सेफ गार्ड है वो किया जाए। स्टेट और इसका जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो इसको एग्जिस्टेंस में यहाँ पे लाएं, नहीं उनके ऊपर जो पेनल्टीज हैं उसको यहाँ पे पेनल्टीज हैं या उसका ब्रीच होता है तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए डिसीजंस वो लिए जाएंगे।
इसके अंदर में बेसिकली आप देखिए कि जो मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट रहेगा, डिजिटल जो पर्सनल डाटा बोर्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, उस बोर्ड के अंदर में कुछ मेंबर्स हैं, बोर्ड में 4 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट रहेगा, इसके द्वारा किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये मेंबर्स का अपॉइंटमेंट रहेगा। एक काउंसिल भी क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू कोई भी यहाँ पे इश्यूज है तो उस काउंसिल के ऊपर में, उस फोरम के ऊपर में अपने क्वेश्चन है उसको रेज है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में है, बोथ जो न्यूज है वो यहाँ पे आप देखिए कि जो कॉन्फेडरेशन हुआ करता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उनका एक पार्टनरशिप इवेंट था जिसके अंदर में आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मेंशन किया गया कि आने वाले समय के अंदर में वो कैसे अपने स्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे। तो उन्होंने एक टारगेट बताया है कि आने वाले समय के अंदर में वो यहाँ पे 500 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने मेंशन ये भी किया कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो आप देखिए कि नए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नया जो अप्रोच है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट है उसको मेन ऑब्जेक्टिव के रूप से बताया गया है। यहाँ पे रिसेंटली जो बिग पावर कंपनीज हैं, जो आप देखिए कि स्पेशली वहाँ पे गूगल के द्वारा एआई का जो डाटा सेंटर है उसको भी आंध्र प्रदेश का जो टेरिटोरियल एरिया है वहीं पे ही डेवलप करने के लिए कहा गया था। विशाखापट्टनम के अंदर में उनको डेवलप करने का जो उन्होंने प्रपोजल है वो रखा है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसकी पार्टनरशिप इवेंट को एड्रेस करते हुए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उसका मेंशन यहाँ पे ये था कि हमारा जो कंट्री है प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे नेशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके नेगोशिएशन फेज के अंदर में इंगेज है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि वो कौन कौन से कंट्री हैं जिनके साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि हमने यूके के साथ में तो एग्जिस्टेंस में ला चुके हैं अभी रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन के साथ में यहाँ पे यूएसए को भी मेंशन किया गया। यूएसए का ऑब्जेक्शन ये है उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन के अंदर में कि एग्रीकल्चर और डेयरी का जो सेक्टर है उसको इंडिया ओपन करे, यूएस अपना जो डेयरी का जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया को सप्लाई कर सके। फिर आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन यूएस के बाद में ओमान है, ओमान के साथ में भी हमारा डिस्कशन है। न्यूजीलैंड के साथ में भी डिस्कशन है उसको बताया गया। न्यूजीलैंड के अलावा आप देखिए कि जो चिली है, चिली जो लैटिन अमेरिका के अंदर में है, पेरू जो है, पेरू भी लैटिन अमेरिका के अंदर में ही है। ये वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में पेरू है और सदर्न पार्ट के अंदर में चिली है वो आपको मिलेगा। तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली आप देखिए कि इनके साथ में हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जब ये एग्जिस्टेंस में आएंगे, ये जो हमारा एफटीए है एग्जिस्टेंस में आएगा तो न्यू अप्रोच है, जो ग्लोबल डोमेन के अंदर भी न्यू अप्रोच है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया स्टूडेंट्स एक वन काइंड ऑफ लार्जेस्ट मार्केट के रूप से है, कंट्रीज अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं इंडिया के अंदर में। हमारी कंट्री के पास में भी आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट डोमिनेटेड जो वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, हमारे जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इवन एग्रीकल्चर का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम एक्सपोर्ट हैं वो किया करते हैं। ये कुछ कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए जहाँ पे हम नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आप देखिए कि हमने कुछ यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको एग्जिस्टेंस में भी लाया गया है। जैसे कि यूके के साथ में हमने एग्जिस्टेंस में यहाँ पे हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लाया गया। यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में हमने नेगोशिएशन है उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया। और उसमें उस फ्री ट्रेड जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में जब हमने हमारा जो एग्रीमेंट है उसको एग्जिस्टेंस में लाए, तो आप देखिए वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी बताया गया था जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम ने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फ्री ट्रेड एसोसिएशन की कंट्री इंडिया के अंदर में। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी एक ऑब्जेक्टिव बताया गया था, पहली बार किसी फॉरेन नेशन के साथ में एग्रीमेंट के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के रूप से रखा गया। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में उसी के बारे में मेंशन है, डबल इंजन की परस्पेक्टिव। अब जो वेलफेयर स्कीम्स जो यहाँ पे प्रपोज की गई हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आ सकेंगी। सेंटर और स्टेट का किसी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी सारे स्टेट्स में जो हुआ करता है।
जैसे कि आप देखिए कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि पीएम श्री जो स्कीम है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया करते हैं। काफ़ी बार जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो फंड है उसको डिले कर दिया जाता है, फिर वो कोर्ट के लिए अप्रोच करते हैं। काफ़ी बार आपको लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग में भी जो आपको जो स्टेट के द्वारा जो बिल को वहाँ पे फ्रेम किया गया, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि ऑब्जेक्शन हुआ करते थे, क्योंकि सेंटर का जो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप से जो आपको गवर्नर मिला करता है, वैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट सेंटर के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट हुआ करता है। तो आप देखिए कि गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता है, तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व होंगे। यहाँ पे मोर सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है वो रहेगा, वेलफेयर अप्रोच है उसको कैरी आउट किया जाएगा। और पॉलिटिकल टर्म है, डबल इंजन मीन्स की टू सेंटर्स के ऊपर में जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यूस कैरी आउट हो कोऑपरेशन के थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं विद द बॉम्ब्स के साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया ग्राउंड रिपोर्ट है दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, जिस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग किया करते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के द्वारा उनका जो ऑडिट है वो किया जाएगा, क्योंकि जो एक्रीडिएशन सर्टिफिकेशन शो किया गया वो एक मिसलीडिंग सिचुएशन के अंदर में है, जो ऑलरेडी उनका एक्सपायर हो चुका है। 5 ईयर्स के रिगार्डिंग भी अपना सर्टिफिकेशन है उसको इश्यू किया करते हैं। 1994 के समय ये जो काउंसिल है वो क्रिएट हुआ था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन उस समय का जो एजुकेशन पॉलिसी था 1986 का, उसके मैंडेट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था 1994 के समय। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल का हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर में है। और किसके द्वारा सेटअप किया गया? यूजीसी के द्वारा सेटअप। बॉम्बिंग के अंदर में जो किस सब्सटेंस को यूज किया गया है, तो अमोनियम नाइट्रेट है। तो अमोनियम नाइट्रेट है, तो उसको यहाँ पे मेन सब्सटेंस वो बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है वो एक इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, या आप देखिए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन जो प्रोविंस का जो यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जो इमरजेंस हुआ है, तो उनके द्वारा जो यहाँ पे व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसको क्यों यूज है वो किया जाता है कि ये वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास में हाई स्किल्स हैं, हाई क्वालिटीज हैं, जो एक इस तरीके का जो रेडिकलाइज एक्टिविटी भी कर सकें और फिर से जो सोसाइटी के अंदर में रीएडजस्टमेंट्स हो। सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको हार्डली डिटेक्ट वो कर पाते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होता है उनके लिए डिटेक्ट करना है ऐसे लोगों को जो कि एक रेपुटेड पोजीशन के अंदर में है सोसाइटी के अंदर में, और इस तरीके का एक्टिविटी को वो कैरी आउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गुजरात के पर्सपेक्टिव से है, गुजरात के अंदर में जो बनासकाठा का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देखिए एक शक्ति पीठ है, एक रिलीजियस प्लेस है अंबाजी। तो अंबाजी का जो मार्बल वहाँ से एक मार्बल है वो भी निकला करता है, जिसको अंबाजी मार्बल के नाम से जाना करते हैं। व्हाइट मार्बल आप देखिए कि ये हुआ करता है, क्या हुआ करता है? व्हाइट मार्बल ये हुआ करता है। अपना जो ड्यूरेबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उसके लिए जाना करते हैं। अब उसको जीआई टैग है वो दिया गया है। तो गुजरात के अंदर में जो अंबाजी का जो मार्बल है, अंबाजी जो शक्तिपीठ है, जो रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं अपना जो बिलीफ है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि व्हाइट मार्बल वहाँ से जो निकला करता है जिसको कि जीआई टैग है वो दिया गया। इसी व्हाइट मार्बल को काफ़ी सारे जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर में भी यूज किया गया है। राजस्थान के अंदर में जो माउंट आबू है, माउंट आबू के पास में आप देखिए कि एक टेम्पल है, जैन टेम्पल है, जिसको बोलते हैं दिलवारा का जो टेम्पल। तो जो दिलवारा का जो जैन टेम्पल है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडेंट? दिलवारा का जो जैन टेम्पल है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क के अंदर में पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन कि वो सोलंकी एम्पायर से रिलेटेड, सोलंकी का जो यहाँ पे सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है क्या उससे रिलेटेड है ये दिलवारा का जो जैन टेम्पल है, जहाँ पे व्हाइट मार्बल जो अंबाजी के वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ करता है, क्या उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो भगवान जो बिरसा मुंडा हैं, जो कि आप देखिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का एरिया है वहाँ से इन्होंने मूवमेंट है उसको लीड किया था। और उन्हीं की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे जो ट्राइबल्स के रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। इनके द्वारा जो मूवमेंट को लीड किया गया, जिसको उलून गुलान के नाम से भी जाना करते हैं, आप इसको रीड करना कि इनको किस नाम से जानते हैं। धरती अब्बा के नाम से भी इनको बोला करते हैं, इनका जो जो निकनेम्स हैं, जो टाइटल्स हैं वो इस तरीके से हुआ करते हैं।
तो 15 नवंबर का जो डे है, आज का जो डे है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी के रूप से। आप देखिएगा आज प्राइम मिनिस्टर गुजरात का जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। पीएम जनमन स्कीम है, जो गवर्नमेंट का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ सकें, कैसे उनको जो पुश है वो किया जा सके, तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके बारे में भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो रहेगा। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, तो उनके द्वारा बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया है कि कैसे जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व है वो किया जा सके, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं उनके द्वारा एंटी इंडिया कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि इंडिया के अंदर में जो उनका जो फॉर्मर लीडर है उसका प्रेजेंस है, और उनके द्वारा अभी कुछ इंटरव्यूज हैं उसके अंदर भी मेंशन किया था बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसके बारे में। इंडिया और कनाडा ने यहाँ पे अपने जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन किया है, ट्रेड के रिगार्डिंग में डिसीजंस लिए हैं, क्रिटिकल मिनरल है, इन्वेस्टमेंट है, उसको मेन ऑब्जेक्टिव है वो बताया गया। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बेटर सिचुएशन में थे, पर 2023 के समय जब इंडिया में G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसके जस्ट बाद में जो कनेडियन पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए। उसके बाद में एक डिक्लाइन सिचुएशन आपको मिलेगा, फिर आप देखिए कि फिर से यहाँ पे इमर्जिंग सिचुएशन के अंदर हैं हमारे जो रिलेशन। तो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रखते हुए एक एग्रीमेंट्स वो यहाँ पे साइन हुए हैं। आरबीआई के द्वारा जो जो टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा जो ट्रेड को जो इम्पैक्ट हुआ था, उनको जो रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है, उनको जो रिलीफ है प्रोवाइड किया गया। फिर आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि रसिया के अंदर में एक जो ट्रेवल एजेंट हैं जिनका डेथ हुआ था, तो उनको एक्सट्रीमिस्ट के रूप से यहाँ पे बताया गया है। एलजीबीटी की रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन है। क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं? नहीं है। ग्रीनलैंड जो है, जो कि एक आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है, बट किसी कंट्री के अंडर में है, कौन से कंट्री के अंदर में है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में, होमवर्क है आपका। तो ग्रीनलैंड को आप देखिए कि यूएस के जो लीडर हैं उन्होंने परचेज करने के लिए कह दिया था कि हम इसको परचेज कर लेते हैं, एक बेटर डेस्टिनेशन है वहाँ पे, एनर्जी एंड मिनरल सोर्सेज हैं उनका भी प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड के वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि ऐसे लोग जो 2 ईयर के आसपास ग्रीनलैंड के एरिया के अंदर में रहा करते हैं, उन्हीं को जो बेसिकली जो पावर्स हैं वो दिया जाएगा, उन्हीं को जो यहाँ पे मोर राइट्स हैं वो मिलेंगे, जिन्होंने कंटिन्यूस 2 ईयर तक जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है, प्रॉपर्टी को बाई है वो कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में है, कंटिन्यूस जो अफगानी पर्सन है उनके अगेंस्ट में पाकिस्तान अथॉरिटी अपना एट्रोसिटी है, अपनी जो एक्शंस है उनको कैरी आउट करती है। लंदन के एक जज के द्वारा ब्राज़ील के अंदर में 2015 के समय डैम का कोलैप्स हुआ था, तो उसको मेंशन किया गया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी रिवर हैं वो वहाँ पे फ्लो करती हैं। और ताइवान के अंदर में यूएस के द्वारा मिलिट्री सेल को अप्रूव है वो किया गया है, कितना जो मिलिट्री सेल है वो किया जाएगा ताइवान के अंदर में। चाइना को एक बैलेंस करने का अप्रोच रखा जाता है, एक तरफ आप देखिए कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस को भी बूस्ट करेंगे, जिसको G2 का नाम इन्होंने दिया था। तो अदर साइड में उस बैलेंस को अप्रोच करने के रिगार्डिंग में ताइवान एंड अदर एरियाज हैं वहाँ पे भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो सपोर्ट है उसको कैरी आउट करेंगे। ये डिप्लोमेसी का पार्ट है कि कंटिन्यूस चेक एंड बैलेंस उसको कैरी आउट किया जा सके। यूएस के द्वारा आप देखिए कि जो नया मिलिट्री ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया है लैटिन अमेरिका के रिगार्डिंग। और ईरान के द्वारा अभी लैटिन अमेरिका के अंदर में ही जो वेनेजुएला है वहाँ पे भी उसके वोटर एरियाज के अंदर में भी ऑपरेशन किए गए थे, अब एक नया वो मिलिट्री ऑपरेशन है वो लॉन्च हुआ है। और स्टूडेंट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है उसको कनेक्ट करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो स्ट्रेट हुआ करेगा वो यहाँ पे टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, उसको ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वहाँ पे आप देखिए कि जो ऑयल टैंकर है उसको सीज कर लिया गया है ईरान की अथॉरिटीज़ के द्वारा। ईरान बहुत एरियाज में अपना एरिया है वो शेयर करता है, उनका पर्शियन गल्फ में भी टेरिटोरियल एरिया हुआ करता है, टेरिटोरियल एरिया है वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में भी है। हमारा जो चाहबार पोर्ट है ईरान के, वहाँ पे जो हम 10 ईयर के रिगार्डिंग में हमको मिला है, नेक्स्ट 10 ईयर का हमने एक्सटेंशन वहाँ पे लिया है।
तो चाबार पोर्ट क्या पर्शियन गल्फ के अंदर सिचुएटेड है या गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में? एक बार लोकेशन आप देखना, वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में सिचुएटेड है, जो कि पाकिस्तान के नियर बाई एरियाज में है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।